जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम जज्बा में। जैसे कि आप जानते हैं, इसके तहत हम मिलवाते हैं आपको इंडियन आर्मी के जांबाज सिपाहियों से। तो आज हमारे यहाँ मौजूद है हवलदार रामेश्वर जी दसपुते सर। तो सर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। इनसे हम बातचीत शुरू करेंगे। इससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। जितने भी चाहे खतरे आए हम रुकेंगे नहीं, जितने भी चाहे खतरे आए हम रुकेंगे नहीं। इंडियन आर्मी के जवान हैं हम, इंडियन आर्मी के जवान हैं हम, दुश्मनों के आगे कभी झुकेंगे नहीं। तो सर, अब हम आपकी कहानी सुनना चाहेंगे। जो कुछ आपके साथ घटित हुआ था वो कहानी हमें ज़रूर सुनाएं। मेरा नाम रामेश्वर दसपुते है। मैं इंडियन आर्मी बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप से हूँ। और ये हादसा मेरे साथ जब मैं राष्ट्रीय राइफल में पोस्टेड था श्रीनगर बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, तब हुआ था। तो ये हादसा जब हम ऑपरेशन चलता है हमारा, ऑपरेशन सर्चिंग एंड डिस्ट्रॉय, तो उस ऑपरेशन के तहत हमारा ऑपरेशन चल रहा था। तो हमारा जैसे एक्चुअली क्या होता है, जैसे कोई भी हिंट मिलती पहले हमें कि भाई इस गांव में मिलिटेंट छुपे हुए हैं, तो इस हिंट के ऊपर हम काम करते हैं। तो हमें हिंट मिले कि इस गांव में 4 मिलिटेंट छुपे हुए हैं, तो हमने वो शाम की 6 बजे तैयारी करना शुरू कर दिया था जी। तो उसके बाद हम 12 बजे के करीब हमारे लोकेशन छोड़ दिया हमने। तो जहाँ हमको हिंट मिली थी उस लोकेशन में गए। उसके बाद हमने पूरे गाँव को कॉर्डन कर दिया। उसके बाद एक टीम ने हमारा सर्चिंग शुरू कर दी। तो सर्चिंग करते करते हमारे मतलब सुबह 5 बजे तक तकरीबन 75% गाँव सर्च हो गया था, तो कुछ मिला नहीं। तो उसके बाद क्या है, जब कुछ नहीं मिला तो जो फौज है मतलब आप बोलते कुछ नहीं मिलेगा, मतलब थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाता है। हाँ। तो पहले स्ट्रेस क्या होता है, जैसे भाई कोई मिलता है, फायर खुल जाता है, एक बार फायर खुल गया फिर कोई चांस नहीं। तो उसके बाद हम रिलैक्स हो गए थोड़ी फौज। फिर उसके बाद उजाला हो गया। उजाला होने के बाद लास्ट घर बचा था। तो लास्ट घर में फिर एक कुछ फौज एक साइड में खड़ी हो गई, बोला ये लास्ट ही घर बचा है, इसी में देखते होता है तो ठीक है। और जिस घर में वो मिलिटेंट था उस घर के पास में रात के 1 बजे से खड़ा था, उसी घर के गेट के सामने। तो तभी कुछ पता नहीं चला क्योंकि हम रात में गए थे वहाँ पे जी। तो उसके बाद जब सर्चिंग टीम पीछे से मतलब पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसी, ये सोच रहे थे कश्मीर की पुलिस, उसके बाद अपने आर्मी वाले जवान। जैसे ही वो पीछे वाले दरवाजे से उसने आगे से फायर खोल दिया, आगे वाले दरवाजे से। तो आगे जो हमारे बंदे लगे थे 2, तो उनके ऊपर उसने ब्रस्ट फायर खोल दिया AK-47 का। तो उससे एक जवान को गोली लगी। तो उसमें तो ज़्यादा इंजरी नहीं हुई, लेकिन इंजरी उसको डेंजर थी जो हुई। बाद में पता चला जो इंजरी जिसको हुई उसका जो स्प्लिंटर था, वो स्प्लिंटर उसमें लीवर में जाके लग गया, जो बुलेट का स्प्लिंटर था वो। उसके बाद तो उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया। वो अभी भी उसके उस बंदे के पेट में वो है। तो उसके बाद मैं जो जहाँ उसने फायर खोला था, तो मैं आगे वाले सामने वाली गली में था खड़ा, गली में बाहर। तो जब उसने फायर खोला तो हमने भी कॉक मतलब हथियार कॉक करके हमने एक ब्रश फायर उस साइड में मार दिया। तो अभी मैं था इधर मुंह करके, ऐसे मतलब वो इधर से आ रहा है और मैं उस साइड में खड़ा हूँ, मेरा मुंह इधर। उसके बाद मैं हमारी एक 7 बंदों की टीम वो आगे से फायर कर रही है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, और वो सामने से फायर कर रहे हैं और वो इधर से आ रहा है और मैं यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ मेरे पीछे पिलर है, मैं पिलर के साथ में था। तो वो क्या होगा, जैसे ये इधर से फायर करता हुआ आया, तो जो पीछे वाले साथ जो फायर कर रहे थे वो पीछे हट गए। वो पीछे हट गए तो यहाँ गली थी मेरे सामने से जाने के लिए। तो वो क्या होगा, जैसे इधर से आया तो मेरे सामने आ गया। जब सामने आया तो जैसे हम इसमें होली में ये पिचकारी मारते हैं ना एक दूसरे के ऊपर जी, तो वैसे हमारे एक दूसरे को फायर हो गया उसका और मेरा, एक हमारे आमने सामने बिल्कुल जैसे 1 मीटर के डिस्टेंस पे जी। तो उसमें क्या होगा कि जैसे फायर बंद हो गया दोनों का, मेरे को पता नहीं चला। फायर बंद हो गया तो मैं नीचे टिक के बैठ गया और वो मेरे सामने गिरा मिल्टन। वो गिरने के बाद उसका हथियार उसके हाथ में वो गिरा, लेकिन वो फिर या अल्लाह आवाज़ कर रहा था और मैं ऐसे पीछे टिक के, मुझे भी पता नहीं चला गोली लगी क्या हुआ। तो फिर दोबारा मैं बोला अरे ये उठ गया तो फिर मारेगा। मैं देखा कि मैं बोला खड़ा हो जाता हूँ, मतलब मैं ऐसे पैर लंबे खड़ा हो जाता हूँ। तो भाई ये पैर मेरा हिल नहीं रहा था बिल्कुल भी, इसकी हड्डी बिल्कुल क्रैक हो गई थी, हिल ही नहीं रहा, मतलब इसमें सेंस ही नहीं आ गई। उसके बाद इसको हिलाया थोड़ा सा तो थोड़ा सा हिल रहा था, क्योंकि ये गोली यहाँ से लग के यहाँ निकली है और ये यहाँ से घुस के यहाँ निकली है।
तो यहाँ इतना जैसे मतलब ये नीचे इसका हड्डी में टच नहीं हुआ और ये हड्डी तोड़ के निकल गई। तो फिर मैं नीचे देखा तो मैं बोला अभी गोली लगी है। तो उसके बाद वो आवाज़ कर ही रहा था, पास में कोई नहीं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई नहीं, किसी के घर से भी आवाज़ नहीं, ना हमारे जवान की आवाज़ नहीं आ रही। उसके बाद फिर मैं दूसरा मैगजीन बदली किया, फिर कॉक किया, फिर फायर किया उसके ऊपर, तब उसका आवाज़ बंद हो गई। मैं बोला अभी उठेगा नहीं। अभी फिर मैं देखता हूँ कोई आता है कि नहीं बाहर, कोई 2-3 मिनट हो गए, कोई आवाज़ नहीं कहीं से आ रही। और मेरे पास ना किसी का नंबर था, मोबाइल था मेरे पास, लेकिन नंबर नहीं, किसको फ़ोन लगाऊँ। फिर मैं आवाज़ दिया, नज़दीक के घर से एक आवाज़ आई कि मैं बोला इधर ही बंदे। तो मैं आवाज़ दिया तो उनको क्या लगा कि मुझे मतलब ये अरेस्ट करके कर दिया मिलिटर ने और ये हमको बाहर बुला रहा है, तो कोई आए ना बाहर। फिर मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, तब हमारा एक वो सी बाहर आए, फिर ये सोजी आई, फिर उन्होंने फिर हमको वहाँ से रिकवर वहाँ से उठाया। फिर हमारे 3 बंदों को उसमें डैमेज हुआ था, तो सबसे ज़्यादा मेरा ही था। उसमें एक को हाथ को छू के निकल गई थी और एक को यहाँ से निकल गई थी। तो हमको उन्होंने तीनों को इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करके हमारे जो ये थे गाड़ियाँ, वो गाँव से कम 2.5-3 किलोमीटर दूर थी, क्योंकि गाड़ियाँ हमने कम आवाज़ ना हो इसलिए दूर रखा था, वहाँ से पैदल आए थे। तो वहाँ एक हमारी जीप थी पुलिस की, जैन की पुलिस की। फिर हम तीनों को वहाँ से हमारे इसमें ले गए बेस हॉस्पिटल में वेहली से। फिर वहाँ हम मेरा ये एग्जैक्ट टाइम था 7:15 बजे मुझे ये हुआ था सुबह, और मैं 7:15 साढ़े 8 बजे के आसपास हॉस्पिटल में पहुँच गया था। हॉस्पिटल जाने तक मैं होश में था जी। अगर मैं बेहोश हो जाता वहीं पे, हाँ। तो फिर आज आपके सामने नहीं होता, क्योंकि 1 घंटे तक कोई बाहर नहीं आता और कोई देखता नहीं जी। और तब तक तो पूरा खून ब्लड निकल जाना था मेरा। तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ सुबह 9, जब तक वो इंजेक्शन नहीं दिया तब तक मुझे कुछ नहीं था, लेकिन इंजेक्शन दे दिया, लास्ट साइन किया मैंने, वो फॉर्म भरते ना ऑपरेशन करने से पहले, जी जी। उसमें लास्ट साइन किया, तब मेरी आँख बंद हो गई। उसके बाद मेरी आँख खुली शाम को 5 बजे, तो 5 बजे मैं ICU में था। ICU में वो नर्स मैडम थे उधर, तो मुझे ये था कि मेरा पैर काट देंगे जी। हाँ, क्योंकि ये ऐसे ही हिलता था ना, ऐसे कुछ नहीं था उसमें, तो ऐसे ही हिलता था। मैं बोला मेरा पैर काट देंगे। तो जब मैं मैडम को पूछा, तब तो सेंस नहीं था बिल्कुल शरीर में, सिर्फ आँख खुली थी ऐसी। वो मैडम को पूछा मेरा पैर काट दिया क्या है, तो मैडम बोली नहीं पैर है, काटा नहीं। मैं बोला ठीक है। और उस दिन 21 अक्टूबर था 2015, और दूसरे दिन दशहरा था। और दशहरे के दिन अभी 2 दिन, आज सुबह से लगभग दिन, जो आदमी 3 बार फ़ोन करता है घर में जी। तो उसमें दिन भर फ़ोन नहीं आया। और मेरी फैमिली औरंगाबाद में थी, सब बच्चे, तो फ़ोन नहीं आया। दूसरे दिन भी मैं फिर दूसरे दिन 5-6 मेरे को मोबाइल दिया नहीं। फिर दूसरे दिन दशहरा था, दशहरे को भी फ़ोन नहीं। फिर मैं बोला अभी फ़ोन करना ही पड़ेगा। फिर मैंने दूसरी फैमिली को फ़ोन किया, मैं बोला ऐसे ऐसे हो गया। उसने ये नहीं बताया फिर पैर में कोई ऐसे गुल लगी है। तो उसने फिर मैं मदर फादर को बताया, 1 महीने तक बताया नहीं था, 1 महीने तक पता नहीं था उनको। फिर उसने मेरे भाई, छोटे भाई को फ़ोन किया, फिर बोली मुझे आना है वहाँ पे। मैं बोला इधर आना नहीं। फिर मैं उसके बाद रहा उधर कम से कम 3 महीने श्रीनगर में हॉस्पिटल में। उसके बाद मैं 40 दिन की छुट्टी आया, तब मदर फादर को पता है कि मेरे को ऐसे ऐसे हुआ था। तब तो वाकर पे चलते थे ऐसे हादसा हुआ था। उससे पहले भी हमने जो 2005 में बाढ़ आई थी, ये अपना भूचाल आया था JNK में, जी जी, उसमें भी फ्लड रिलीफ ने बहुत काम किया था, रेस्क्यू ऑपरेशन उसमें भी। उसके बाद जो 2014 में बाढ़ आई थी श्रीनगर में जी, उसमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन बचाया। सर आपके इस जज्बे को हमारा सलाम है, सैल्यूट है। और अब जो सुन रहे हैं हमारे श्रोता, उनसे हम ये उनकी गुजारिश रहती है कि जो सैनिक हैं उनके बारे में और भी जाने, जो कुछ है उनके मतलब परिवार, बचपन, ये सब चीज़ें वो भी जानना चाहते। तो हम आपसे पूछेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा। एक्चुअली मैं किसान परिवार से आता हूँ जी। माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, तो घर में मैं ही पहला पढ़ने वाला बंदा था, मतलब बच्चा था, क्योंकि हम 7 बहन भाई है और 3 सिस्टर मेरे से बड़ी है। तो उनमें कोई पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ाई किया नहीं, मतलब स्कूल में भेजा ही नहीं मदर फादर ने। तो 3 सिस्टर के बाद मैं पहला लड़का हुआ,
तो फादर ने स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। मतलब मैं ही जाके बैठता था स्कूल में, जी। क्योंकि खेती थी तो खेती में काम करना कोई ना कोई चाहिए। तो फादर ने फिर हमारे गांव में एक टीचर थे, तो उन्होंने बताया कि भाई बच्चा होशियार है तेरा, तो डाल दे स्कूल में। तो गवर्नमेंट के स्कूल थे, सरकारी स्कूल। तो 7वीं तक गाँव में पढ़ाई किया, तो 8वीं 10वीं तक पढ़ाई किया। उसके बाद मेरे फादर ने मेरे को एक बात बोली थी कि जिस क्लास में फेल होगा उस क्लास में घर में आ जाना, फिर आगे पढ़ाई नहीं करना। तो मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैं फौज में भर्ती हो गया। फौज में भर्ती होने के लिए भी मेरा फिजिकल नहीं बढ़ता था। अच्छा। फिजिकल बहुत कम था मेरा, वेट कम, कभी वेट कम होने से चेस्ट कम था, कभी चेस्ट नहीं कम भरनी तो कभी वेट भरना। रनिंग फिक्स थी, परफेक्ट रनिंग थी, बाकी सब कम था। मैं जब भर्ती हुआ तब 3 बोतल पानी पिया था वो वेट करने के लिए, मेरा वेट कम था। तो फिजिकल फिटनेस ऐसे बढ़ाया आपने? फिजिकल फिट था भी, बट ये नहीं बढ़ रहा था, वेट नहीं मिल रहा था। हाँ। जी। और शुरू से खेती में काम करना, बॉडी बढ़ नहीं रही थी, फूल नहीं रही थी, कितना भी खाओ पियो जैसे है स्टील बॉडी। जी जी। अभी भी वैसे ही है, अभी थोड़ा वेट बढ़ा है, नहीं तो ये गोली लगने से पहले मैं 50 किलो के ऊपर गया नहीं कभी, लेकिन ये लगने के बाद थोड़ा रेस्ट हो गया। बट तो फिटनेस आपका बरकरार था। हाँ। तो इसलिए आप सिलेक्ट हुए आर्मी में। हाँ। तो आप यही कहेंगे कि आपने जो भी साधना की, प्रैक्टिस की या मेहनत की, उसके बलबूते पे आप आर्मी आपने ज्वाइन की। तो मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जो ये हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं उनमें जिन लोगों में ऐसी डिसेबिलिटी आ जाती है, अचानक से कोई हादसा उनकी ज़िंदगी में होता है तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, तो इस तरह से उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जो बंदा कोई डिसेबल है उसने सबसे पहले तो अपने माइंड से ये निकलना चाहिए कि मैं डिसेबल हूँ जी। और उसके बाद जो अपनी कमजोरी है उसी को ताकत बनाना चाहिए। अपनी कमजोरी ना समझ के उसी को अपनी ताकत बनाना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। मतलब कमजोरी है ये सोचना ही नहीं। जी। अभी इसके हमारे गांव में 2 उदाहरण हैं जी। एक लड़का 22 साल का 2 मंजिल से गिर गया, फर्स्ट मंजिल फ्लोर से गिर गया, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया। तो जिस साल मेरा हुआ था उसी साल तो वो भी हुआ था, तो वो अभी तक व्हीलचेयर से उठा नहीं। और उसके बाद पिछले 2 साल पहले एक मतलब 30-35 साल का जेंट्स मोटरसाइकिल से गिरा, उसका भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया। लेकिन उस आदमी ने 1.5 साल के अंदर वो खुद गाड़ी चलाता है, खुद गाड़ी में बैठता है, व्हीलचेयर छोड़ दिया। विलिंग पावर होनी चाहिए, बस विलिंग पावर होनी चाहिए। जिसके बाद बहुत बड़ी बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अभी मैं ये जब हुआ तो मेरा जो प्लानिंग था पूरा जिंदगी का, वो प्लानिंग थोड़ा रुक गया, बंद नहीं किया लेकिन थोड़ा रुक गया। तो मेरा प्लानिंग ये था, मैंने घर बनाना था और मैंने जगह लिया था, घर बनाना था, लोन लिया बैंक से, जिस महीने में लोन लिया उसी महीने में ये हो गया। तो उसमें 3-6 महीने मतलब मेरे थोड़े लैप्स हो गए। तो उसी समय मैंने घर भी बनाया, उसी इस पीरियड में सब कुछ मतलब जो मेरे तय किया था उसको स्टॉप नहीं होने दिया। तो आपने यही करना कि अगर कोई डिसेबल होता भी है तो अपने जो प्लान है, प्लान चेंज नहीं करना। थोड़ा डिले हो सकता है जी, लेकिन चेंज नहीं हो सकता। जैसे बेसिक ट्रेनिंग होता है, बेसिक ट्रेनिंग में जो एक गांव से एक सिविल लड़का आता है तो उसको शुरू में पीटी किया जाता है, पीटी जी। तो पीटी में हम कितने पुशअप मार सकते हैं? 10। मेरे कैपेसिटी 10 मारने की। तो वो जो इंस्ट्रक्टर होता है, उस्ताद, वो उसे 10 के पहले 20 करवाएगा, 20 के 30 करवाएगा, 30 के 40 करवाएगा। जब वो खुद ऐसे मतलब गिरेगा, जब तक वो उल्टा नहीं बोलता उसको आगे वाला, तब तक वो उसको छोड़ेगा नहीं। और जब समझ लेना उल्टा बोल दिया कि उसमें सहनशीलता नहीं है, तो वो पहले से भरा जाता है मन में कि कितना सहन सकता है। तो वो सहन इसी बोलते हैं ना, फौजी आदमी बाहर गुस्सा भी जल्दी होता है और सहन भी ज़्यादा करता है। तो ये उसी दौरान वो हो जाता है बेसिक ट्रेनिंग में। उसके बाद फिर वो तो जैसे जैसे फौज में नेचर होता है, जैसे जैसे सर्विस बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो सेंसर हो जाता है। क्योंकि वह फिर क्या होता है, सीनियर का दबाव। अभी तो पहले तो ट्रेनिंग का था फिजिकली, जब उसके बाद मेंटली दबाव होता है सीनियर का दबाव जी, कि सीनियर ने आपको काम दे दिया और वो काम पे टाइम पे नहीं हुआ तो सीनियर आपको कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही बोलेगा। तो वो भी हमने सहन करना है। और उसका भी थोड़ा थोड़ा मतलब वो शुरू से कुछ सही काम होते भी बहुत डांट करेगा सीनियर, देखते ही क्या करता है ये, कुछ उल्टा बोलता है कि नहीं बोलता है।
तो जो जो जितना जितना वो धीरे 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 वो मेच्योरिटी उसमें आ जाती है, फिर वो सहनशीलता भी आती है, ट्रेनिंग की वो सब बेसिक फंडे उसमें आ जाते हैं। और जब उसी का नतीजा होता है कि जो बोलते हैं जो ट्रेनिंग में पसीना बहाएगा वो लड़ाई में खून बचाएगा। उनका मनोबल भी एक कहावत होती है हमारी जी। फौज की, जो ट्रेनिंग में पसीना बहाएगा वो लड़ाई में खून बचाएगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग वही काम आती है, बाकी इधर नहीं है काम आती। जो इधर काम चलता है जैसे जी वो ट्रेनिंग लड़ाई में काम आती है। अगर जब मेरे को वैसे मेरा हादसा हुआ था, जी अगर उस समय में मेरा मतलब मेंटली संतुलन खो देता, बेहोश हो जाता मैं, हाँ तो कुछ नहीं होना था। मैं पूरा यही देखने के बाद भी मुझे कुछ नहीं लगा, मतलब हो गया तो हो गया। उसी समय जो हो गया, ऊपर देखा, ऊपर नहीं था कुछ भी, मतलब ऊपर कुछ नहीं है ना, नीचे कुछ नहीं होता। तो ये तब वो मेंटलिटी वहाँ काम आती है। अच्छा तो बंदा डिसीजन ले सकता है उसमें क्या करना है नहीं करना, और जो शुरू से ट्रेनिंग में सिखाया जाता है तो उसके आप बर्दाश्त करने की तो आपकी इसके हदें आप जब आपको जो एक वाकया बताया इसका बाढ़ का, 2014 बाढ़ का, जी सुबह 7:30 या 6 बजे पानी घुसा था श्रीनगर में, पूरे श्रीनगर में कम से कम 25 से 30 फीट पानी था गाँव में, जो मेन श्रीनगर है। तो हमारे को 7:30 बजे शाम को अंधेरे में, जहाँ हमने कभी देखा ही नहीं इलाका, उस इलाके में जाके छोड़ दिया। बोट लेके, आपने बोट देखी होगी, फौजी बोट जो चप्पू लेके चलाते हैं, वो बोट ले गए। 7 बजे हम वो सर्च साइड लेके निकले, हमारे साथ एक मेजर साहब, हम 6 बंदे, बाकी हमारे 120 बंदे थे। तो अलग अलग एरिया में बांट दिए पूरे, कुछ उधर कुछ इधर, कोई पता नहीं गली कहाँ है, घर कहाँ दिख रहे नहीं। जो सेकंड मंजिल पर पानी था, तीसरे मंजिल के फ्लोर तक पानी, जो नीचे लेवल में घर थे, तो गली किसको पता है। जब तक लाइट चली तब तक कुछ लोग आवाज़ दे के निकाले बाहर। उसके बाद 11 बज गए, लाइट बंद हो गई, बंद। फिर वही नहर के किनारे उधर ही सो गए, कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं। वैसे फिर सुबह जैसे उठे, कोई ब्रश नहीं, कोई कुछ नहीं, बोट चालू किया, जो दिखाई दे रहा था सबको बाहर निकाला, कोई ब्रेकफास्ट नहीं, कोई चाय, कुछ भी नहीं। फिर 10:30-11 बजे कुछ शंकर पाए कुछ लेके आए थे हमारे खाने के लिए। का बरस कर दिया, वैसे शंकर पाए खा लिए। 2 दिन तक हमको ऐसे चलता रहा। तो हमने सिर्फ निकालना लोगों को, वो गली का भी पता नहीं चलता था। ये ट्रक जो खड़े थे ना, ट्रक के ऊपर से हमारे बोट जाती थी, ट्रक के ऊपर से इतना पानी था भरा हुआ। हाँ, तो उसमें पता नहीं चलता था कहाँ क्या है कहाँ। जब थोड़ा थोड़ा पानी कम होने लगा तब दिखाई देने लगा, यहाँ बस खड़ी है, यहाँ ट्रक खड़ा है। तो फिर वो धीरे धीरे करते करते बस फिर पानी मतलब बिल्कुल कम हो गया। तो फिर गलियाँ पता चलने लगी, कहाँ कहाँ गली है। पहले तो पता नहीं चलता था। 2 दिन हमने वो सेब के पेड़ थे बड़े बड़े श्रीनगर के अंदर, तो जो ऊपर जो पानी के ऊपर सेब थे ना, वो तोड़ के खाया आपने 2 दिन से। हम बोलते हैं ना घर का मुखिया होता है, तो वो तो पूरा उसको सोच समझ के लेना पड़ता है। तो हमने क्या है, तो एक तो सीखते हैं सीनियर को देख के कि भाई ये सिचुएशन आया था, तो उस सीनियर ने इस सिचुएशन में क्या निर्णय लिया था। चाहे कभी गलत भी होता है निर्णय लिया, तो कहीं सही हो जाता है, लेकिन सही निर्णय कितने हुए, गलत कितने हुए, तो इनसे जो शुरू से सीखते जाते हैं ना कि निर्णय लेना कैसे, कहाँ। अगर जहाँ कोई नहीं है, मतलब खुद के लिए निर्णय लेना है, तो खुद ने अपना मेंटली स्ट्रांग करके लेना है कि मैंने फौज में भर्ती होना तो होना है जी। अभी मेरे फादर मना करते थे नहीं जाना है फौज में, फिजिकल बढ़ता नहीं था फिर भी मना करते थे। जब तक मेरा लेटर मेरे पास आया नहीं, ज्वाइनिंग लेटर, तब तक मैं मेरे फादर को नहीं बताया था कि मैं भर्ती के लिए गया था, मैं भर्ती हो गया। तो जो खुद का डिसीजन है वो खुद ही लेना है, किसी को पूछ के लिए नहीं ला। सही बात है। अगर आपने जो काम करना है, मैं आपको पूछूंगा, इनको पूछूंगा, भाई मैं ये काम करना है कैसे करूँ, तो आप अलग बताओगे, ये अलग बताएंगे, कोई तीसरा चौथा पूछेंगे वो अलग बताएंगे, फिर मेरा विचार तो अलग ही होगा, फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ उसमें जी। तो किसी भी मतलब इंसान ने निर्णय लेना है, दूसरे के बारे में लेना है तो सोच विचार करके लेना है। अगर खुद का डिसीजन लेना है तो खुद नहीं लेना, क्योंकि अगर वो निर्णय आपने गलत ले भी लिया, गलत भी हुआ, तो आप खुद को कोसोगे, दूसरे को ब्लेम नहीं करोगे कि भाई इनकी वजह से मैंने मतलब मेरा ये नुकसान हो गया जी। तो फौज में भी ऐसे क्या होता है कि सबका ये करके निर्णय लेना पड़ता है, सभी का मतलब सोच के कि अभी हर धर्म के लोग हैं, तो उसमें निर्णय बहुत कठिन होता है निर्णय लेना कि अगर हम 10 लोग हैं, उसमें 4 हिंदू है, 4 सिख है, 4 मोमेडियन है, तो एक पक्ष में तो कोई लेगा नहीं। हम खाना भी हमने एक साथ खाना है, रहना भी एक साथ ही है, सब उठना बैठना एक साथ है, तो सब इसीलिए रूल सबके साथ में होता है, और मिलजुल के भी निर्णय क्षमता बदलने तो आ ही जाती है थोड़ी। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। और इसी तरह से एक सवाल और पूछेंगे हम कि आपने अपने आप को इतने अच्छे से स्थापित किया और फिर से आप खड़े हो गए अपने पैरों पे,
सो KMTI के बारे में आपने कब सुना और यहाँ आके उस वक्त आपने क्या महसूस किया? नहीं, पहले तो जैसे मैं इधर था सेंट्रल पोस्टिंग हमारे BE सेंटर में, जी। तो उसमें क्या मैं पेंशन सेक्शन में था। तो यहाँ से जो KMTI में बंदे कोर्स कर रहे थे वो भी पेंशन जा रहे थे। तो भाई मैं उनको पता चला भाई बैटल कैजुअलिटी है, गोली लगा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई वहाँ से कोर्स चलता है तो अप्लाई कर दे। तो बोला ठीक है। तो मेरा भी यहाँ पोस्टिंग का टर्न खत्म होने वाला था, तो मैं यहाँ आके भी गया 1-2 बार, फिर शिंदे सर से मिल के भी गया। तो फिर फॉर्म भर के सब सैंक्शन करके यहाँ जून 20 में हम आए थे, जून जुलाई 20 में। तो उसके बाद मैं यहाँ आने के बाद मैं आया था, कोर्स मुझे करना था कोर्स DISM, कोपा और CHNM, मैं तीनों मतलब लिख के लाया था। तो यहाँ आने के बाद DN सर ने बोला कि भाई अब कोपा आप अगले साल कर लेना, पहले DISM कर लेना। तो DISM में पुणे यूनिवर्सिटी का थोड़ा टफ था, उसमें पढ़ाई ज़्यादा थी। तो पढ़ाई इंग्लिश हमारी इंग्लिश तो पहले थोड़ी कमज़ोर है। तो बोला नहीं हो जाता है, शिंदे सर बोले हो जाएगा। ठीक है ये कर लेते हैं। तो 1 साल वो यूनिवर्सिटी का कोर्स किया, लेकिन उसमें हमारा ये फ़ायदा हो गया कि हमने बिजनेस के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जी। उसमें बहुत नॉलेज मिला। अभी हमने तो मनी बना लिया था उस समय जब कोर्स कर रहे थे कि हमने जाके बिजनेस ही करना है, भाई नौकरी करनी ही नहीं। अभी भी हमारा वही है कि हमने जाके बिजनेस ही करना है। उसी हिसाब से मैंने घर भी बनाया अभी गाँव में, मतलब बिजनेस करने के KMTI साथ आके आपको बहुत प्रेरणा मिली और बहुत कुछ आप कर पाए। बहुत। यहाँ एक क्या होता है, जैसे मैं थोड़ा कम डिसेबल हूँ, मेरे से ज़्यादा डिसेबल है, तो उसको देख के और मोटिवेट हो जाता है। और मोटिवेट अभी व्हील चेयर वाले हम उनको देखते हैं कि भाई हम तो चल सकते हैं ना, कम से कम दौड़ नहीं सकते, चल सकते हैं। अभी व्हील चेयर वाले वो उठ भी नहीं सकते। जी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो इसलिए KMTI का कितना अहम रोल रहा आपके? नहीं, KMTI में जो विलिंग पावर है, विलिंग पावर बहुत बढ़ाता है यहाँ की। मतलब विलिंग पावर इसी से बढ़ती है, जो कुछ नॉलेज मिलता है तो लगता है भाई आदमी को हम कुछ कर सकते हैं। अब आपने आगे अपने जीवन में क्या गोल रखा है, क्या अचीव करना चाहते हैं आगे आप? अभी मेरी सर्विस बची है 2-3 साल। जी। 3 साल के बाद मैं ये करना चाहता हूँ कि जब तक मैं सर्विस में हूँ तब तक मैं घर का बाहर का सेट करूँ, लेकिन मैं यहाँ से उठ के वहाँ सेट में बज जाऊँ। जी। तो इसीलिए मैंने घर बनाया, अभी दुकान का सेटअप जाने से पहले करना है। मतलब ये प्लान आपके दिमाग में है? प्लान मेरा जब हमें DISM कोर्स किया तभी से मेरे दिमाग में प्लान था ये कि हमने करना है बिजनेस, सर्विस करनी नहीं। जी। चाहे छोटा चाहे बड़ा बिजनेस ही करना है। जी। अभी जाके मतलब जाने से 6 महीना 8 महीना पहले लिखे करेंगे कि हाँ हम क्या बिजनेस कर सकते हैं हमारे गाँव में। जी। तो उसी हिसाब से भी हम बिजनेस शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया। अभी बच्चा 10th में है, 10th में इधर रहेगा तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ +2 के बाद वो अकेला रह सकता है, पुणे में पढ़ाई करनी है तो हम गाँव में जा सकते हैं। आप वहाँ जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं। और जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं युवा, उन लोगों को भी आकर्षण है और आपकी ये कहानी सुन के तो और भी उनके मन में वो भी चाहते कि हम भी दुश्मनों से आपकी तरह आमने सामने लड़ाई करें। ऐसे युवाओं को आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह से तैयारी करें आर्मी के लिए? तैयारी के लिए ऐसा है कि सबसे पहले तो उसकी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि मैंने भर्ती होना है। ये नहीं कि सिर्फ मैं टाइम पास करूँ या घर वाले बोल रहे जा भर्ती के लिए, इसलिए उसकी खुद की मेंटेलिटी होनी चाहिए कि मुझे जाना है। तब वो फिजिकली पहले तो फिजिकल फिट करना चाहिए। फिजिकल फिट करने के बाद फिर आपने अपने एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। अभी आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, पहले एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिजिकल बाद में सोचते हैं, क्योंकि फिजिकल में मेहनत है। और इसमें जो एग्जाम की तैयारी करेंगे क्लास करेंगे, क्लास में कोई जब तक फिटनेस नहीं है तो आपके रिटर्न में कोई मतलब नहीं है। जी। इसीलिए फिर मेहनत, रेगुलरिटी चाहिए। रेगुलर मेहनत चाहिए। ये नहीं कि अभी भर्ती 3 महीने से 3 महीने आ गई तो 3 महीने में प्रैक्टिस करूंगा, तो कंटिन्यूटी चाहिए। अभी मैं भर्ती करता था 2001 से। जी। 1 में पहले मैं गया, रनिंग पास होगा, वो 8 भरा नहीं, लेकिन मैंने रनिंग छोड़ी नहीं, रनिंग कंटिन्यू चलता था। क्योंकि हमारे 4 दोस्त थे, तीनों मेरे से पहले भर्ती हुए थे, क्योंकि उनका फिजिकल अच्छा था, मतलब बॉडी वेट सब अच्छा था। मेरा वेट ही कम था, चेस्ट नहीं बढ़ता था, तो मैं सबसे लास्ट में भर्ती हुआ। तो मैं चाहता बच्चों को, अभी आजकल मैं गाँव में बच्चे देखता हूँ, वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। करना चाहिए मेंटली फिजिकली, उसमें प्रिपेयर होना चाहिए कि मुझे जाना ही जाना है। अभी हमारे गांव में भी बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने 3 साल प्रैक्टिस किया, नहीं भर्ती हुए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल ही प्रैक्टिस किया, फर्स्ट भर्ती में भर्ती हो गए, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू किया क्योंकि तो जुनून था। और जुनून, एक तो जज्बा चाहिए, एक तो अपना करियर करने का, एक चाहिए देशभक्ति का। और एक बार उसने फौज में कदम रख दिया तो चाहे भले वो करियर के लिए आया हो, लेकिन देशभक्ति का जज्बा उसमें आ ही जाता है।
एक बार वर्दी पहन लिया पहन लिया। तो वो करियर के लिए नहीं सोचता, फिर जी। वो पहले देश की सोचता है। सही बात है। और हर जवान को अपने देश के लिए बारे में ही सोचना चाहिए और जितना भी वो दे सकते हमारे देश को योगदान ज़रूर दे। आप जिस रेजिमेंट से थे उस रेजिमेंट का कोई स्पेशल कोड होगा और उसका मतलब भी हमें समझाए और वो कोड भी हमें सुनाए। हमारे रेजिमेंट का एक घोष वाक्य है, सदा परवीन। जी। हाँ, मतलब ये है कि आपको किसी भी तरह का टास्क मिले तो बहुत अच्छी तरीके से करना है। इसीलिए वो घोष वाक्य हमारा ये सदा, मतलब हर जगह हर वक्त तैयार रहना किसी भी काम के लिए, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे धूप हो। तो इसीलिए वो घोष वाक्य होता है हमारा सदा परवीन, कि वो प्रेरणा देता वो प्रेरणा देता है, जी। क्योंकि वो एकता रखता है हमारे बटालियन में। जी जी। और इसी घोष वाक्य के साथ एक झंडे के नीचे बोलते हैं हम एक जिंदगी जाते हैं, तो इसी एक घोष वाक्य के बीच में पूरी बटालियन आ जाती है। जी सर, आप हमारे यहाँ आए और बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी, बहुत सारी प्रेरणा युवाओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे हवलदार रामेश्वर जी दसपुते और इन्होंने बहुत शौर्य के साथ सामना किया और दुश्मन को भी मार गिराया। तो इसी तरह की प्रेरणादायी कहानी लेके हम अगले कड़ी में फिर से आपको मिलेंगे। तब तक सुजाता को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।